अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते की साजिशों के दरमियान खड़ा है, मगर इस बार हकीकत पूरी दुनिया के सामने आया हो रही है। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स अफगान शहरी निकला। ये महज एक वाकया नहीं, ये इस बड़े बहरान की तरफ इशारा है जिसे पाकिस्तान कई सालों से तन्हा उठाए खड़ा है। जब ट्रंप इंतजामिया अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम गैर मुल्कियों की मुकम्मल जांच पड़ताल का ऐलान करती है तो दुनिया को समझ आ जाना चाहिए कि इंतहा पसंदी का असल धमाका अफगानिस्तान की बेसमती और भारत की बदनीयत पॉलिसी से फूटता है। पाकिस्तान ने सरहदी कंट्रोल सख्त करके, गैर कानूनी मुहाजिरीन की वतन वापसी शुरू करके और दहशतगर्दी के नेटवर्क तोड़कर अपनी रियासती जिम्मेदारी तो पूरी कर दी है, लेकिन अफगानिस्तान जिसने अपनी सरजमीन नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले करके पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया है, आज मौशी, सियासी और इंतजामी दलदल में धंस चुका है। तालिबान हुकूमत की नाअहली और आलमी उसूलों के खिलाफ वर्जियों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है और इस पर भारतीय खुफिया इदारों का प्रॉक्सी खेल इस आग को मजीद भड़का रहा है। भारत और इसराइल का गठजोड़ खित्ते में खौफ और धौंस का नया नक्शा खींचने की कोशिश कर रहा है, मगर सिख बरादरी का दो टोक ऐलान पूरे मंजरनामे को उलट कर रख देता है। दिल्ली समझता है कि इसकी धमकियां सिखों को खामोश करा देंगी, मगर सिख कौम ने तारीखी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए साफ बता दिया कि वो जुल्म के सामने नहीं झुकेंगे और किसी भी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। मोदी सरकार के लिए ये सिर्फ सियासी नहीं, नजरियाती शिकस्त भी है। वही अक़लियतें जिन्हें दबाने की कोशिश की गई आज भारत के खिलाफ खड़ी हैं। ये गठजोड़ नहीं, भारत का इखलाकी दिवालियापन बेनकाब हुआ है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात करने जाएंगे मुल्क की मौशी सूरत हाल की भी, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत आज जिस मोड़ पर खड़ी है, ये सिर्फ अदादो शुमार का बहरान नहीं, ये पॉलिसीज, तरजीहात और हुक्मरानी के मुसलसल जवाल का नोहा है। 59 लाख बेरोजगार नौजवान फिर रहे हैं। ये सिर्फ एक तादाद नहीं, ये करोड़ों ख्वाबों की मौत है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जहां रोजगार कम और मायूसी भी सबसे ज्यादा है। IMF की शफाफियत की तनबीह याद दिलाती है कि हम कर्ज भी लेते हैं तो गैर जिम्मेदारी के साथ खर्च करते हैं। 54,000 सरकारी आसामियां खत्म करके 56 अरब की बचत तो दिखाई जा सकती है, लेकिन आवाम की टूटी उम्मीदें आखिर कौन संभालेगा? PIA आधे जहाजों के साथ अरबों का मुनाफा दिखाए तो ये इस्लाहात नहीं, अकाउंटिंग का जादू लगता है। गवर्नर स्टेट बैंक का इंतबाह चीख कर बता रहा है कि मौजूदा मौशी मॉडल 25 करोड़ की आबादी का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है। ये लम्हा फैसला कुन है, वरना आने वाले बरस सिर्फ बहरानों की दास्तान होंगे, तरक्की की नहीं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा सिक्योरिटी अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगी और डॉक्टर हुमा बकाई IR एक्सपर्ट, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। सर, सबसे पहले हम अमरीका में व्हाइट हाउस के करीब जो हमला हुआ उस पर बात कर लेते हैं। सर, इसमें एक तो अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब ये हमला हो जाना, फिर अफगान शहरी का इसमें मुलविस होना, इस वाक़े की नौयत को आप किस तरह से देखते हैं? सर, ये आपको दहशतगर्दी का वाक़या लगता है, इनफरादी वाक़या लगता है, और फिर इसके असरात क्या होने जा रहे हैं? देखिए, ये अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन तो तफसीलात सामने आएंगी और अफगान शहरी वो निकला है, वो 2021 में यहाँ पे आया था एलाइज वेलकम स्कीम के तहत, और अमेरिका ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें बहुत से लोग जिन्होंने अमेरिकन अफवाज के साथ ताउन किया था उनको एक पाथवे दिया गया था सिटीजनशिप का। तो ये उसके तहत आया। अब इसके क्या मोटिवेशन थी वो उस पर अभी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, मगर ठीक, ऐसा लगता है कि वो रेडिकलाइज था ये शख्स और किसी तरीके से ये इसको इस्तेमाल करके स्कीम को यहाँ पे पहुंच गया है। और ये इंडिकेट करता है कि अफगानिस्तान इस वक्त जो एक हैचरी बन चुका है दहशतगर्दी की, और वहाँ से यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज, उसकी भी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक लगातार ये रेडिकलाइजेशन हो रही है और 3800 ऑनलाइन केसेस रिपोर्टेड हैं, जिनमें से 19% ट्रेस बैक टू अफगानिस्तान हुए हैं। तो उसके बाद 41 तकरीबन EU के ममालिक ने इस पे तशवीश का इजहार किया है और जर्मनी में 118
उन्होंने केसेस को रिपोर्ट किया है कि अफ़गान्स उनकी जो वायलेंस एंड रेडिकलाइजेशन उसका जो लिंक है, अब ये इतनी जल्दी से और इतनी इफ़ेक्टिवनेस से ये जो नेटवर्क है, इसको एक ऐसे लगता है कि किसी चीज़ ने कोई महमेज़ दी है और वो मुझे ये जो अफ़गान तालिबान है, इनकी आइडियोलॉजी है। क्योंकि वहाँ पे जो स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर का जो माखज़ है, वो मुल्ला हिब्तुल्लाह अख़ुंज़ादा है। वो मिडीवल सोच के परवरदा हैं और उनकी जो स्टेट क्राफ्ट से नाबल्द होना ये पूरे खित्ते के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए अब खतरा बन चुका है। तो ये अफ़गानिस्तान से ये इसके ताने-बाने जुड़ते हैं। वहाँ जो एक इकोसिस्टम है, एक वॉर इकोनॉमी है, कंप्लीट मेल्टडाउन है इंस्टीट्यूशंस का और वो जो वारलॉर्ड्स वाला कुछ धड़े हैं, जिनको हुकूमत का नाम दिया गया है अफ़गान तालिबान की सूरत में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान बहुत अरसे से इसकी निशानदेही भी करता रहा है, पाकिस्तान इससे मुतासिर भी रहा है और अभी भी मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसी अपनाई, फिर पाक अफ़गान रिलेशनशिप, सर आप किस तरह से देखते हैं? क्या अब पूरी दुनिया ख़ास तौर पर अमेरिका वाकई समझेगी कि ये जो दहशतगर्दों के नेटवर्क है इनका ताना बाना अफ़गानिस्तान से मिलता है, और फिर ये भी कि अमेरिका जो है वो ये भी समझ आएगा कि भारत प्रॉक्सी बना रहा है अफ़गानिस्तान को? उनको समझना चाहिए क्योंकि 2021 में उनके इनखला के बाद आपको ताज्जुब होगा कि अमरीकी इमदाद इस हुकूमत को मिलती आई है, दो कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड के ज़ुमरे में आती थी, मगर उसके बाद भी जब दुनिया ने उन पे सैंक्शंस लगाए, उनके एसेट्स फ्रीज हुए, रिकग्निशन को विदहोल्ड किया गया, तजारत रोक दी गई, तो अमरीकी इमदाद उनको आती रही है। यूएन की इमदाद से एक डिफरेंट चीज़ है। अब ये देखना है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिसको अभी शॉक मिला है और काफ़ी वो नाला है इनके रवैये से भी, क्या वो उसको कंटिन्यू कर रही है या नहीं है। तो ये जो एक क्लैरिटी एब्सोल्यूट अभी सबको मेरा ख्याल है होगी। अमेरिका में ये वाक़या हुआ है, इसने काफ़ी इत्तेहाज पैदा किया है। छोटा वाक़या है मगर आजकल एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के ज़रिए उसके बहुत असरात होते हैं। तो अमेरिका में CNN ये हेडलाइंस बनी है और 2 नेशनल वो जो गार्ड्स हैं वेस्ट वर्जीनिया के, वो अभी तक इंजर्ड हैं। जी। तो अभी एक किस्म के वो अमेरिकनों को तो आपको मालूम है ना कि वो 9/11 की मेमोरी स्टिल रैंकल्स विद देम। तो वो पैरानोया जो है ज़ाहिर है वो अभी उसको और तक़वियत मिली है। अफ़गान्स की जो इमिग्रेशन का वो सिलसिला था वो भी उन्होंने रोक दिया है और ये एक लिहाज से पाकिस्तान तो उनको बार-बार इंडिकेट करता रहा है कि हमारे रवाबत हैं अमेरिकी अफवाज के साथ भी, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, और उनको ये सब मालूम है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान में। बल्कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काउंटर टेररिज्म के बढ़ते हुए असर और उसकी फैलाव से वो मुतफक्किर भी है, बिकॉज उनको ये जो ड्रग्स का एक पूरा ट्रेल है वो उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पोस्ट की काश्त में बेतहाशा इजाफा हो गया है, तालिबान की ज़ेरे निगरानी वो एज अ वार इकोनॉमी का एक हिस्सा है। मगर अब ये भी देखना है ना कि अब वो $7 अरब का जो असला अमेरिकी छोड़ के गए थे, अब उनको उस एडमिनिस्ट्रेशन का भी करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब होना चाहिए वहाँ भी। और वो पाकिस्तान के खिलाफ अभी इस्तेमाल हो रहा है, स्मगलर्स को बेचा जा चुका है, दहशतगर्द नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ आ चुका है। तो इस पूरे जो इकोसिस्टम है उसकी प्रॉक्सी वॉरफेयर जिसमें इन्वॉल्व हैं भारत जैसे ममालिक जो उसको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान को ब्लीड किया जाए और अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करके ताकि वो नॉन स्टेट एक्टर्स तक वो पहुंचे, बल्कि उनकी डायरेक्ट रिसाई है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी प्रोविंस में हो रहा है दहशतगर्दी TTP, उसको डायरेक्ट मुआवनत हासिल है माली भारत की थ्रू प्रॉक्सीज इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तो एक मंबा बन चुका है जो इल्लीगल तरसीलात का। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि इस वाक़े के जो असरात हैं वो पाक अमेरिका ताल्लुकात या पाक अफगान ताल्लुकात और ये अभी जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पे पड़ सकते हैं? पाक अमेरिका ताल्लुकात तो पहले ही आजकल अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। मेरा ख्याल है अमेरिकी इसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ एक तो माइंस, मिनरल्स और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है। दूसरा उनका ये जो काउंटर टेररिज्म है और इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसके हवाले से
वो अमरीकी पाकिस्तान के साथ वो इंटरेस्टेड हैं और वो ज़रूर दे आर आल्सो कंसर्न और उनको ये जो बढ़ता हुआ इसका असर रसूख है, पहले इसके शोले अमेरिका तक नहीं पहुंचे थे। 2001 के बाद उन्होंने अमेरिकनों ने कोई दहशतगर्दी का इंसिडेंट होने नहीं दिया था। रशिया में ये हुआ, मॉस्को में बॉम्बिंग हुई जिसको आईएसकेपी ने किया, मगर अमेरिका में ये पहला वाकया हुआ है और ये अगर इसको अमेरिका में पहला वाकया हुआ है। जिस तरह से आप बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, कोई इतना बड़ा वाकया भी नहीं हुआ, लेकिन इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी और जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि ये बहुत दहशतगर्दी का बड़ा हमला हमारे पे किया गया, तो देखना यह है कि इसके असरात क्या होते हैं। हुमा बकाई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हुमा साहिबा, आप ये जो व्हाइट हाउस के करीब हमला हुआ है इसको किस तरह से देखती हैं और इसके असरात कितने दूरस्थ आपको नजर आ रहे हैं? पॉलिसीज में कुछ तब्दीलियों का भी इशारा दिया है ट्रंप ने, किस हद तक पॉलिसीज तब्दील हो सकती हैं, क्या असरात इसके हो सकते हैं? लास्टली तो देखिए पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू वैलिडेट हुआ है। हम ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान जो है वहाँ पर सेफ हेवन्स हैं टेररिस्ट के लिए, पुश्तनहाई है उस हुकूमत की, और पाकिस्तान तो समझे डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में था। हम तो रोज जनाजे उठा रहे थे, तवातुर के साथ इसके हवाले से बात कर रहे थे और इसको सिंगल हैंडेडली सो फार कर्टेल भी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जाहिर है कि मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का बायलैटरल इशू नहीं है, इसकी रीजनल डायमेंशन है और इसकी ग्लोबल डायमेंशन है। रीजनल डायमेंशन में आपने देखा मॉस्को ने भी फोर्स एम्प्लॉय की और मॉस्को ने तो कैटेगोरिकली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात की है। इसी तरह ईरान ने 4000 अफगानियों को बाहर निकाला है। चाइना भी क्वाइट डिप्लोमेसी में अपने कंसर्न्स के बारे में बात करता है और पाकिस्तान तो बिल्कुल ओपनली इस हवाले से बात करता है। हमने फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर की, जो बॉर्डर हमने फेंस किया है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसको फेंस करना आसान नहीं था। तो फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर भी की, बॉर्डर मैकेनिज्म्स की बात भी की, कॉन्वर्सेशंस भी की दोहा में और तुर्किया में, लेकिन नथिंग केम आउट ऑफ इट बिकॉज इस वक्त लार्जली एक अफगान एरोगेंस है जो हमें नजर आती है और वो अपनी जियोग्राफी की डिफाइंस में है। वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑल्टरनेटिव उनके पास और कोई है नहीं कुजा इसके कि वो एक ऐसी कम से कम फंक्शनल रिलेशनशिप में पाकिस्तान के साथ हो जहां उनकी भी मईशत चले और उसको चलाने के लिए उन्हें पाकिस्तान से कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ेंगी। लिहाजा पाकिस्तान ने तो फोर्स को टेबल पे रखा हुआ है। मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगी और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहती हूँ कि पाकिस्तान के पास अब पूरा राइट है कि जो अमेरिकन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और हॉट परसूट है वो अब पाकिस्तान की टेबल पर होना चाहिए, क्योंकि हम कितनी दफा रिएक्टिव और इनको रोकने के तरीक़ाकार पे चलेंगे और जाहिर है कि उसमें ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये तकरीबन फ्रॉम द बॉर्डर गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की जो सरहदी पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से अफगानिस्तान शदीद मौशरी और इंतज़ामी बहरान का भी शिकार है। तो अफगानी अवाम जो हैं वो अफगान अबूरी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे, बड़ी मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त वो गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने अब अमेरिका हमले के बाद ये देखा कि यकीनन अमेरिका ने भी पॉलिसीज़ अपनी सख्त कर दी हैं और मज़ीद करने भी वाला है। इसका किस हद तक नुकसान अफगानी मईशत को होगा और अबूरी हुकूमत क्या इस हवाले से सोच रही है? क्या वहाँ पे कोई शिफ्ट आ सकता है रजीम चेंज के हवाले से? देखिए रजीम चेंज, ब्रिगेडियर साहब मैं ये बात कभी भी नहीं कहना चाहूंगी इस हवाले से। जी आप कहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आती हूँ। जी ओके। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये अफगान इरिडेंटिज्म जो है वो सरहद, इसको पाक अफगान सरहद को नहीं मानता। वो इसको अभी तक अमीर अब्दुर्रहमान को सबसे बड़ा विलन मानते हैं और वो समझते हैं कि ये सारी जो जिस तरह लेज़े फेयर इकोनॉमी रही और आना जाना उनका लगा रहा, स्मगलिंग का, टेरर और क्राइम का एक नेटवर्क जुड़ा रहा, वो अभी भी जुड़ा रहे। अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जो एक लैंडलॉक्ड कंट्री के लिए थी, वो पाकिस्तान ने रोक दी है और वो एक बड़बोली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनके जो मिनिस्टर्स हैं कि हम ईरान के रास्ते हम करेंगे। ईरान तो इनको एक तो 4 गुना ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरा ईरान में बड़ा लिमिटेड उनका स्कोप है उस तरह ट्रेड का, और सेंट्रल एशियन स्टेट को बेचने के लिए तो उनके पास है ही कुछ नहीं, ले दे के पाकिस्तान रह जाता था जिस पे वो एजुकेशन, मेडिकल, ट्रेड
और एडमिनिस्ट्रेशन, गर्जे के खुराक, वीट की तरसील, उन तमाम चीज़ों पे और हमारी जो पोर्ट्स थी उस पे वो डिपेंडेंट थे। अब उसको जब रोक दिया जाएगा तो उसका लामहला नुकसान अफगानिस्तान की आवाम को पहुंचेगा। ऑलरेडी वहाँ पे हालात काफ़ी मखदूश हैं, कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। विंटर का हर साल जो ऑनसेट होता है तो उस वक्त इनकी हालत दगरगुं हो जाती है, क्योंकि वो खते गुर्बत से 50% आबादी नीचे है। अब भी उनके हालात वो बड़े खराब हैं मुश्किल जी। हैं उनके लिए। मुश्किलात ये हैं। जी, और ये जो ट्रेड हमने रोकी हुई है ये बहुत बड़ा लेवरेज है। अब मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो लेवरेज है ये सारे इमीडिएट नेबर इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान की जो अनस्टेबल सिचुएशन से तमाम इमीडिएट नेबर मुतासिर हैं, दीगर ममालिक दुनिया के इतने मुतासिर नहीं है। ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, पाकिस्तान, चाइना, क्योंकि कनेक्टिविटी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स का ख्वाब है वो मल्टी वेक्टर स्ट्रेटजी के जरिए दुनिया के साथ कनेक्ट होना, वो रुका हुआ है। ईरान को सिक्योरिटी के मसाइल हैं। चाइना के जो माइंस मिनरल्स में उनकी एक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रुकी हुई हैं। पाकिस्तान तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो इनको एकहा करना होगा इन तमाम ममालिक को। ये नहीं कि पाकिस्तान एड उसका वो ट्रेड रोके और अफगानिस्तान ईरान के रास्ते वो शुरू हो जाए। जी। तो वहाँ पे एक कॉमन आई थिंक इन पे प्रेशर डालना होगा, जिसपे बैनुल अक़वामी बरादरी, यूनाइटेड नेशंस को किरदार अदा करना होगा। देखिए 1373 यूएन रेजोल्यूशन के तहत अफगान सरजमीन को अगर वो गलत इस्तेमाल उसका होता है तो उसके लिए इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक रेप्रिजल्स हैं वो, और दोहा एग्रीमेंट के तहत भी ये लोग माने हुए हैं। तो हर चीज की ये वायलेशन में है। तो अवाम तो इनके पिस रहे हैं इनकी पॉलिसीज। तो मुझे खदशा ये है कि अवाम उठ ना खड़े हों इनके खिलाफ और कोई अंदर से इम्प्लोजन ना हो जाए अफगानिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बहुत माजरत के साथ मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूँगी कि दुनिया में इस वक्त जो जो कुछ हो रहा है, चाहे वो गज़ा की सूरत हाल हो, चाहे वो जंगों की बात हम करें, इंटरनेशनल लॉज की, यूनाइटेड नेशंस की, इसके साथ साथ जो दीगर मोतबर इदारे समझे जाते थे, उनकी क्रेडिबिलिटी अब क्या रह गई है? देखिए ये जो अभी दुनिया हम देख रहे हैं इसमें डीप्रायोरिटाइज हो रहे हैं जो कि मल्टीलैटरल जो वो थे फोरम्स, और ट्रम्प साहब आपने देख लिया वो बायलैटरलिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सी ऐसी अलायंसेस थी जो इंडो पैसिफिक, जिसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़े जोर शोर से सपोर्ट कर रहे थे, क्वाड था, स्क्वाड था, ऑकस था, उन्होंने आके उनको डीप्रायोरिटाइज करके बायलैटरली वो हर मुल्क के साथ डील कर रहे हैं। भारत पे उन्होंने बायलैटरल प्रेशर डाला है कि उनकी मंशा काम करे। चाइना के साथ उन्होंने खुद डील किया है। इसी तरह बाकी जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ वो डायरेक्ट रिलेशनशिप। मल्टीलैटरलिज्म अनफॉर्चुनेटली इज ऑन द रिट्रीट, और ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, WTO है, इनकी एफिकेसी इस वक्त क्वेश्चनेबल है। दुनिया एक दोबारा उन स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ जा रही है। ग्लोबल वॉर कंपटीशन के शाखसाना है सारा। मगर जो इंटरनेशनल लॉ है वो इस वक्त लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्ग है, आप समझ लें। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पावर उसके पीछे उसका हाथ होगा तो इंटरनेशनल लॉ मजबूत हो जाएगा, नहीं होगा तो वो उसी तरह कमजोर होगा जैसे गाजा में, यूक्रेन में हमें दिखाई दिया। और जब एक ग्लोबल पावर ने उसमें पलड़े में अपना वजन डाला तो इंटरनेशनल लॉ स्ट्रॉन्ग हो गया। ब्रिगेडियर साहब, अब मैं पाक अफगान जो सिचुएशन है इस पर अफगान भारत गठजोड़ की बात करना चाहूँगी। सर, खित्ते के लिए ये गठजोड़ कितना ज़्यादा डेंजरस है? और इसके साथ साथ सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अफगानी चाहे मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, पूरी दुनिया हो, उनको ये पता चल चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरे ममालिक के खिलाफ, और यहाँ पे दहशतगर्द नेटवर्क्स मौजूद हैं। सर, जब पूरी दुनिया को इस चीज़ का इल्म भी है, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया जो है वो प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान को इस्तेमाल भी कर रहा है, तो सर क्या होने जा रहा है? क्या पूरा खित्ता इसके लिए आवाज़ उठाएगा? क्योंकि ये सिर्फ खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें वो एक रीजनल ममालिक का एक ग्रुपिंग बनानी चाहिए। हमारे पास पहले मॉस्को फॉर्मेट था जिसमें इंडिया भी शामिल था, रशिया भी था, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स। मगर मेरा ख्याल है अभी उसको छोड़ के मॉस्को फॉर्मेट का हमें एक रीजनल फोरम बनाना चाहिए जिसमें इमीडिएट नेबर्स हों और उनके सामने, सबके सामने एविडेंस है, सब उससे इम्पैक्टेड हैं, और वो भारत का ये जो चेहरा है वो भी दुनिया के सामने दिखाया जाए। उसके लिए तो हमारे पास यूएन का फोरम भी मौजूद है,
हमारे पास एससीओ जैसे फोरम्स भी हैं, ये जो हमारा अपना रीजनल कंट्रीज का है, उसमें भी ये चीज़ हाईलाइट हो सकती है, और हर फोरम पे हमें ये उसका ये जो करी चेहरा है इस दुनिया को दिखाना है, क्योंकि ये एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, नॉट ओनली फॉर दिस रीजन, मगर ये इसके ताने बाने फिर अभी ग्लोबल जो आलमी अमन है उसके लिए भी ये खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर शॉर्ट साइटेड मफादात के लिए भारत टीटीपी पे हाथ रखता है और उनकी माली मुआवनत करता है, उनको इनकरेज करता है, तो ये तो एनकरेजमेंट ऑफ टेररिज्म वाली बात हुई ना। बिल्कुल ऐसे ही और है। वो अगर मजबूत होंगे तो वो पूरी दुनिया पे हमले शुरू कर देंगे। ठीक है, डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर शाज़िया, बताइएगा, अमेरिका में जो हमला हुआ है, अफगान शहरी इसमें मुलविस निकला है, क्या आफ्टर इफेक्ट्स आप इसके लिए देख रही हैं, और आलमी सिक्योरिटी के लिए किस हद तक ये डेंजरस हो सकता है? देखिए, अभी उसकी बहुत निटी ग्रिटी जो है वो उसमें जाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। अभी हमारे पास वही मालूमात हैं जो कि FBI की तरफ से दी गई हैं कि आइडेंटिफाई हो गए हैं कल्प्रेट, वो अफगान शहरी हैं, और उनका मकसद जो है वो भी समझ में नहीं आया, और साथ में ये कि अकेले थे, अभी उनके कोई लिंक्स भी नहीं एस्टेब्लिश हो पाए। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो अफगान रेफ्यूजीज हैं, ये हर जगह पे एज अ हायर्ड गन जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो अब पता नहीं इसमें से बात निकलती क्या है, किसने हायर किया है, या उनका अपना कोई मकसद निकलता है, उसके पीछे क्या है। लेकिन यही जो है हमने ईरान में देखा, यही हम इधर पाकिस्तान में देखते हैं। हर जगह पे हमें जहाँ भी ये रेफ्यूजीज हैं, ये बहुत आसानी से दस्तयाब हैं। रिसेंटली ये बहुत वायरल हुई थी, एक एक्स CIA के एजेंट हैं, उन्होंने एक वीलॉग में बताया है कि हम पता नहीं शायद $50 में या इससे भी कम में जो है, जब हम वॉर ऑन टेरर कर रहे थे वहां पे, और हम पाकिस्तान के अंदर जितने रेफ्यूजीज थे हम उनको एज अ स्पाई हायर कर लिया करते थे, तो वो बहुत आसानी से राजी हो जाते थे। बहुत कम कीमत की बात वो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो यकीनन वो यही है जो हम इन प्रोग्राम्स पे कहते भी हैं कि इस पूरे टूटे फूटे से इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पिल ओवर जो है वो रीजन के लिए बहुत नुकसानदेह है। कभी किसी जमाने में हम जो कहते थे कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, कुछ लोग कहते थे, अब ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है, और हमेशा से स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी ही रही है। ना इसका कोई प्रॉपर गवर्नेंस का मैकेनिज्म है, ना इसके अंदर कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ना ही कोई और सोशल स्ट्रक्चर है, ना ही इसके अंदर आपको ये समझ में आता है कि कौन जो है वो अफगानिस्तान का रिहायशी है, कौन बाहर से आके वहां पे डेरा डाल के बैठ गया हुआ है। ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई पासपोर्ट कंट्रोल है, ना कोई एग्जिट और एंट्री का कोई कंट्रोल है। तो वो तो एक ऐसी जगह बन गई है, और ये वही बातें हैं जो हम चीख चीख के कह रहे हैं। जब हमसे ये बात होती है तो हम भी यही कह रहे हैं, और इसके ऊपर सरपरस्ती जो है वो अब इंडिया ने हमारी दुश्मनी में शुरू कर दी है। तो अब देखने में ये आया कि देखें, जैसे ईरान जो है वो अली लारीजानी जो हैं वो पाकिस्तान की विजिट पे हैं, तो यही बातें हो रही हैं। रशिया ने कहा है कि हम मीडिएशन करते हैं, हम बीच में पड़ के कुछ बात को सॉल्व करते हैं। उसकी वजह ये है कि सॉल्व इनको क्या करना है, इनको कोई रास्ता ही दिखाना है, इनको कंट्रोल ही करना है, इसके अलावा इनके पास और क्या। सॉल्व उस चीज को किया जाता है जो प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये एक मिलिटेंट सा एक एलमेंट है, तो इसकी तो फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है, और यही है पहले। लेकिन देखिए, वेस्ट का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वेस्ट हैज़र्डली निकला तालिबान 2.0 के साथ, ये भी कोई कॉन्स्पिरेसी है कि कोई मुआहदा करके निकल गया। उनको अशरफ गनी जो है वो पहले ही इंडिया के साथ जो है वो बना हुआ था, वो भाग गया मालो दौलत अपना लूट खसूट के किसी सेंट्रल एशियन स्टेट में, और तालिबान जो है वो बगैर किसी रोक टोक के आके वो रिजीम उनने ले ली, और वेस्ट की बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई इसमें, बड़ी ह्यूमिलिएटिंग उनका इनखला था। बिल्कुल ऐसे ही बहुत असला यहाँ पे छोड़ के चले गए, बहुत सामान छोड़ के चले गए, बहुत केओस छोड़ के चले गए।
तो अब भुगते फिर अगर ये बात अब उनके घर तक पहुंच गई है तो भुगत ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी ये ऐसा ही हुआ है कि जैसे हम बहुत अरसे से चीख के कहते हैं, लेकिन यकीनन ये जो वाकया हुआ है इसने पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वैलिडेट कर दिया है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पर जाना है। दोनों मेहमान ब्रिगेडियर साहब और चीमा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद होंगी। हम बात करेंगे कि सिखों ने पाकिस्तान के हक में ऐलान कर दिया है, क्या ऐलान किया है भारत के खिलाफ, आखिर वो क्यों हुए, क्या वजह बनी, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय वज़ीर दिफ़ा का जो बयान आया था सिंध के हवाले से, पाकिस्तान ने भी उसको कंडेम किया था और भारत के अंदर से भी हमने देखा था कि आवाज़ें उठने लगी थी। लेकिन अब जो सिख बरादरी है उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है और खुल के भारत की उन्होंने मुखालफत भी किया। दो टुक फैसला किया गया है सिखों की तरफ से कि जारहियत होगी तो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं? हमेशा से हमने देखा है कि सिख बरादरी पाकिस्तान के साथ होती है और अभी सिंध के हवाले से जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान था उस पर तो अब गुरु पतवंत सिंह ने वाज़े तौर पर कह दिया है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि अपनी आर्मी में हमारे लिए जगह आप बनाएं, हम पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा मजाका खेज किस्म का उनका बयान। भारत में जो गैंग ऑफ फोर है मोदी का जो बिल्कुल कासा लेस है, जिसमें ये जयशंकर साहब भी आते हैं और ये मौसूफ भी आते हैं जिन्होंने ये बयान दिया, उनके जो वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह। अब ये जी राजनाथ सिंह, तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हिस्टोरिकल रिविजनिज्म और एक जो आइडियोलॉजिकल एक ऑनस्लॉट है उसके ज़ेरे असर वो ऐसी बातें करते हैं कि जो दुनिया तो उस पर हंसेगी मगर उसके अंदर जो इंडिया के अंदर जो उसके असरात होंगे वो भी बड़े मनफी होंगे। क्योंकि अगर वो ये मॉडल यहाँ लगाना चाहते हैं तो भारत के अंदर तो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो सारी भारत से किसी और मुल्क को के साथ इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं, इल्हाक भी चाहते हैं दीगर ममालिक के साथ। पूरा रेड कॉरिडोर है जो कि इंडिया से इस वक्त मुतनफ़िर है। इंडिया के अंदर खालिस्तान में 6 फॉर जस्टिस उनके जो इस वक्त रेफरेंडम हुआ है उसमें बड़ा क्लियर एक सपोर्ट आई है कि विद इन इंडिया एक ऐसी सिख स्टेट हो जिसमें न सिर्फ इंडियन पंजाब हो बल्कि वो हिस्से हों चंडीगढ़ और हरियाणा, इवन यूपी के पार्ट्स हों। और क्योंकि वो इस वक्त ये समझते हैं कि विद इन द इंडियन यूनियन जिस तरह माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक पूरा एक नज़रिया घड़ा जा रहा है और उनको एक दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जा रहा है, उसमें न सिर्फ सिख बल्कि मुसलमान और क्रिश्चियंस उन सब के लिए कोई जगह नहीं है। और दुनिया को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का ये चेहरा दिखाते हैं, शाइनिंग इंडिया अपने आप को कहते हैं, मगर दर हकीकत ये उनका एक मकरू चेहरा है जो एक आरएसएस के जो कार सेवक होते हैं जो वायलेंस पे बिलीव करते हैं और देवमालाई किस्से कहानियाँ कदीम रसूमात वो जो वायलेंट हिंदुत्व का तस्वुर है ये उसके पैरोकार है। और दुनिया के सामने इनका चेहरा आया है जहाँ भी ये इलेक्शन होता है उससे पहले एक वायलेंस का एक कम्युनल टेंशन्स का एक सिलसिला शुरू होता है, उसमें ये उसको कम्युनल टेंशन्स में लोगों को वायलेंस के जरिए उकसाते हैं और जब वो कत्ल वारत का बाजार गर्म होता है तो उससे इलेक्टोरल मुफादात हासिल करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, यही सवाल मैं शाज़े चीमा साहिबा के सामने रखना चाहूँगी। चीमा साहिबा, भारत की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी खुली नाकामी हम देख रहे हैं, भारत के अंदर से ये भी आवाज़ें उठ रही हैं और सिखों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के हक़ में उन्होंने ऐलान कर दिया है। कितनी बड़ी पॉलिसी का फेलियर देख रही हैं आप भारत में? देखिए, सिख जो हैं जो उनके साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ और जिस तरह से लाखों की तादाद में जवान सिख जो हैं उनकी, मैं क्योंकि बहुत एक्सटेंसिवली इसको फॉलो करती हूँ, अच्छा। तो वो माएँ जो हैं आज भी उनकी डिमांड भी ये है कि बता दें कि हमारे बच्चे आपने उठाकर फेंके कहाँ पे, पता है मर गए, आपने उठा लिए। औरतों को इन्होंने बालों से पकड़ के जो है वो पंखों से लटकाया और जो जुल्म किया और फिर जितने लोग यहाँ से चले गए किसी तरीके से रिफ्यूज लेके, तो वो डायस्पोरा जो है वो बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और ये आज से नहीं है, इसको बहुत टाइम गुजर गया है। और ये जो मोदी गवर्नमेंट की फिर उनकी तरफ डिस्क्रिमिनेशन है वो भी हमारे सामने है।
पिछले साल जो लैंड ग्रैब का था, पिछले साल से उससे पिछले साल जो है पूरी इनकी पंजाब की जो एग्री लैंड थी वो कॉर्पोरेट फर्म्स को देने की बात हो रही थी और लीज पे, वो भी 100 इयर्स के। तो सिख जो हैं वो गड़े कब्रें खोद के उनमें लेट गए थे और मेरा ख्याल है 2 महीने से ज्यादा वो प्रोटेस्ट करते रहे पीसफुल, फिर उसको वापस लेना पड़ा। ये जिनका आप हवाला दे रही हैं पुन्नू साहब, इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी हुई है, इनको स्टेट प्रोटेक्शन वहाँ पे दी हुई है। इन्हीं के जो है वो पार्टी मेंबर हैं कनाडा में, उनकी असैसिनेशन हो गई हुई है और इनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट में FBI ने बाकायदा एक बंदा ट्रेस कर लिया है जो कि रॉ का एजेंट है और उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट भी चल चुकी है, वो खबर में भी आ चुका है। अब उस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो रही है किस तरीके से ये वहां जाते हैं। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, ये असैसिनेशन करते हैं अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। पाकिस्तान में तो हम डॉसियर पे डॉसियर देते हैं कि ये एक टेरर स्टेट है और ये टेररिज्म को प्रमोट करती है, उसको एज अ वेपन यूज करती है। इनकी जो अजीत दोवल जो है उसकी डॉक्ट्राइन ये है कि हमें काइनेटिक वॉर जो है वो महंगी पड़ती है, हम एसिमेट्रिकल वॉर करना चाहते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी रुका नहीं है और हम चीखें निकलवा देंगे और उन चीखें निकलवानों के लिए इन्होंने पैसे जो हैं उनकी बोरियों के मुंह खोल दिए अफगानियों की तरफ, खास तौर पे तालिबान रजीम की तरफ। तो ये सारी चीजें दुनिया देख रही है और अब ये जो इनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, ये मारे फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हजारों की तादाद में ईरान ने इनके शहरी डिपोर्ट कर दिए हैं, क्योंकि जहाँ पे मोसाद ने जब ईरान की 12 डे वॉर हुई तो जहाँ पे उसमें अफगानी जो हैं बीच में के तौर पे यूज हो रहे थे, रेफ्यूजी को हायर करो और इनसे फिर ये सारा काम करवाओ। और जहां तक उसकी बयानबाजी है जी, सिंध उसने ले लेना है, ये हमारी 7,000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है। हम जहाँ हैं वहाँ हैं और हमें अपनी जगह को बचाना चाहता है। हमारे ऊपर बहुत से लोगों ने, हमें अब इन्वेडर भी आए, सब कुछ आया। हम अगर इन तहजीबों में 7,000 साल से सर्वाइव कर गए हैं तो अभी भी हम कर जाएंगे इंशाल्लाह ऐसे ही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर हम भारत की बात करें तो भारत आपको कहाँ पे स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि मार्का हक की कामयाबी से लेकर अब तक हर मैदान में भारत को मात ही हुई है, चाहे वो सिफारती मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो, चाहे वो हमने देखा कि अभी रिसेंट जो हुआ एक आलमी मैदान, इस तरह से मैं कहूँगी कि दुबई में जो एयर शो हो रहा था और पूरी दुनिया देख रही थी दिफाई सलाहियत को तमाम ममालिक की, वहाँ पर भी हमने देखा कि भारत को मुँह की खानी पड़ी और उनका तैयारा गिर गया। मौशी लिहाज से भी इन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा है। बहुत से जो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ हुए थे तेजस के हवाले से, वो भी खत्म हो गए हैं। तो सर भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? दुनिया तो देख रही है, लेकिन दुनिया आखिर बोलेगी कब? और वो जो रीजनल फोरम बनाने की आपने बात की है, कितना ज़रूरी है उसका बन जाना? देखिए वो रीजनल अफगानिस्तान की इमीडिएट नेबर पर वो होगा उसका कंपोजिशन, और भारत तो उसमें शामिल नहीं है। सो भारत तो उससे बाहर है। लेकिन सर अगर वो रीजनल फोरम बनेगा तो हम वो भारत के हवाले से भी तो अपना मुकदमा रखेंगे ना, जो भारत इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को। जी हाँ बिल्कुल, वो तो उसका एक जरूर हमें रखना चाहिए, न सिर्फ उस फोरम के सामने बल्कि वो तो ग्लोबल फोरम्स में भी उसको हमने, जो कि मल्टीलैटरल फोरम्स हैं यहाँ, SCO उसमें रखना चाहिए। उसके बाद UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी ले जाना चाहिए। सही। मगर यहाँ पे भारत की साख को एक धचका तो लगा है बाहर तो, जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो ये कंटिन्यूअल डाउन स्लाइड है उनके रिलेशन में, क्योंकि ये लोग अपने आई थिंक उस घमंड में, गुरूर में इतना आगे चले गए थे, तो इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि शायद इनके बगैर ना कोई ग्लोबल पावर उसके मकासद हल होते हैं, ना कोई रीजन के मकासद हल होते हैं। रीजनल हेजेमनी और ग्लोबल डिफायंस और एरोगेंस, तो ये उनको ले डूबी है। दूसरा देखिए वो किस कदर वो क्लोक एंड डैगर पॉलिटिक्स, उनका टिपिकल वो जो चाणक्य वाला फिलॉसफी है कि एक के साथ बना के रखो, दूसरे से भी बेनिफिट्स लो। अब वो अमेरिका से मुफादात ले रहे हैं, उनसे वो इन्होंने 5 फाउंडेशनल मुआहदे किए हुए हैं, उनसे इक्तिसादी मुराद लेने के मुतमन्नी है। साथ साथ रूस से तजारत कर रहे हैं, जो कि रूस पे पाबंदियां लगाई हुई हैं। अमेरिका पैरानॉइड है अबाउट सेटलिंग दिस अफगान यूक्रेन वॉर। चाहता है कि रशिया पे प्रेशर आए। अब उसका जो 40% ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो कर रहा है।
भारत कर रहा है, तो वो तो उसको लाइफलाइन थ्रो कर रहा है। बिल्कुल तो ऐसे। विच अमाउंट्स के ये अमेरिका के जो मुफादात का वो नहीं है मुहाफिज, और अमेरिका ने गलत फैसला किया था इसको एज अ रीजनल सरोगेट चीन के खिलाफ खड़ा करके। तो अमेरिका को भी उसका एहसास हो रहा है, दुनिया भी ये देख रही है कि अंदरूनी तौर पे किस किस्म का गवर्नेंस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, पूरी दुनिया ये देख रही है। चीमा साहिबा आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी, भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और क्या वही प्रेशर है भारत पे जो निकालने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से? देखिए, भारत को इस वक्त कहाँ खड़ा है समझने के लिए, अगर आप पिछले 5-6 साल, उससे ज्यादा नहीं, तो जयशंकर की आप पब्लिक अपीयरेंसेस देख लें और उसकी पब्लिक स्टेटमेंट्स देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। उसकी लेजर आईज और 70,000 के पेड जो उसके ऊपर व्यूज हैं, और वो साथ जिस तरीके से रेटोरिक और ऑप्टिक्स पे ये पूरी गवर्नमेंट चल रही है, और उसमें फिर ये कहना कि जी हम एक नॉन अलाइन एक कंट्री है और उसमें नॉन अलाइनमेंट को ट्रांसलेट करना नॉन कमिटल होने में। आपका नॉन अलाइनमेंट एक और चीज है, लेकिन अलाइनमेंट तो आपकी रशिया से भी है, अलाइनमेंट आपकी अमेरिका से भी है, आपके अंदर एटलांटिसिस्ट की इतनी बड़ी एक लॉबी है, उनके बिजनेसेस हैं वहां पे, वो भी आपसे नहीं छूटता, दूसरी तरफ से रशिया नहीं आपसे छूट रहा, बिल्कुल ऐसे ही। चाइना जो है उसके खिलाफ आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो छूटना ना छूटना जो है वो बिल्कुल आपके लिए मुश्किल में आपके गले की हड्डी बना हुआ है। तो आपकी नॉन अलाइनमेंट की हमें समझ नहीं आती, लेकिन आपकी जो नॉन कमिटमेंट है और जो हाफ हार्टेड आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसने आपको बहुत जिल्लत आमेज जो है वो तरीके से धक्के मरवा के ईरान से निकलवाया है, बांग्लादेश से निकलवाया है, नेपाल से निकलवाया है, श्रीलंका से निकलवाया है, सिवाय भूटान के। और भूटान का प्रॉब्लम ये है कि वो लैंड लॉक्ड है और वो पूरी का पूरा उनका सर्वाइवल, उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो बेचारों का इस चीज पे, उनको भी थोड़ी सी कहीं से ब्रीदिंग स्पेस मिली तो वो भी जो है इनको एक साइड पे कर देंगे। बाकी सारा जो सार्क है, सारा जो साउथ एशिया है, सारे का सारा जो सेंट्रल एशिया है, और इवन इन्होंने एशिया माइनर की तरफ जाने की कोशिश की और बड़ी अपनी तरफ से वहां पे भी इनको सुक्की का सामना करना पड़ा। और अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत को इस वक्त रुसवाई का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद थे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी मईशत की बात करते हैं। और मईशत के हवाले से जब हम बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं मईशत के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बड़ी शॉकिंग खबर ये है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का तूफ़ान इतना बढ़ चुका है। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, 59 लाख लोग बेरोज़गार हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है। सर, सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हुकूमत की मौशी मनसूबाबंदी आबादी के बढ़ते हुए हजम के मुताबिक अपडेट हो रही है या नहीं हो रही? सर, माइक आपका आई गेस म्यूट है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान कंटिन्यूसली एक स्टेबलाइजेशन के फेज में रहा है, जिसका मतलब है कि हमें एक बैरूनी खसारे का सामना होता है, उसको हल करने के लिए हम बार बार IMF के पास जाते हैं और हम एक स्टेबलाइजेशन फेज में चले जाते हैं, जिसका क्या मतलब है कि इकोनॉमी को स्लो करके, डिमांड को तोड़ के, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर हम एक मैक्रो स्टेबिलिटी पा लेते हैं। और ये टेक्स्ट बुक केस है कि जो भी मुल्क IMF के साथ एंगेज होता है और वो ICU में होता है, वो वहां से निकाल के उसको ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे ले आते हैं। द कैजुअलिटी ऑफ दिस is economic growth. Economic growth is the only way to create jobs. अब इसका क्या मतलब है? 1% अगर पाकिस्तान में ग्रोथ होती है तो इसका मतलब है 4 लाख नौकरियां तकरीबन निकलती हैं। अगर पाकिस्तान कंटिन्यूसली 2.5 से 3% पे ग्रो कर रहा है पिछले 5 साल में, अगर आप ये देखें, और 10 साल एक दिहाई में देखें तो शायद 3.5% का ग्रोथ रेट है। इसका मतलब है कि आपने 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख से ज्यादा नौकरियां नहीं निकाली। इस वक्त पाकिस्तान में जो जॉब मार्केट में एंटर करते हैं लोग, वो 25 से 30 लाख हैं। सो जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, दैट इज द प्राइम रीजन फॉर दिस। और इसके अराउंड ही आप बिल्ड करें कि एक लो इन्वेस्टमेंट रेशियो है पाकिस्तान में, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान में भी लोग कमा रहे हैं, वो चूंकि टैक्सेशन इतनी ज्यादा है, मेनली एनर्जी प्राइसेस और एनर्जी एफिशिएंसी लो है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर्स नहीं कर रहे। कर भी रहे हैं तो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई इस किस्म के काम कर रहा है, कोई टी-बिल्स में इन्वेस्ट कर रहा है या मुल्क से बाहर जा रहा है। ये है एक पाकिस्तान की स्लो इन्वेस्टमेंट लेड, स्लो ग्रोथ सिनारियो।
पाकिस्तान को इस मॉडल को तब्दील करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम मतलब 24 बार आईसीयू के डॉक्टर के पास जा चुके हैं। हमें अब ये सोचना चाहिए ना कि ये वक्त मिला है, ये स्पेस मिली है, एक स्टेबिलिटी है, अफरात-ए-ज़र कम हो गई है, आपको एक्सटर्नल फ्रंट पे कई अच्छी चीजें, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी हुई है, यूएस से बातचीत अच्छी है, मिडल ईस्ट पूरा आपके साथ है। डॉक्टर साहब सवाल यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी, अगर ये तमाम चीजों में बेहतरी आई है तो फिर इसके असरात कब हमें मिलेंगे? और वो नौजवान तबका जो मुल्क छोड़कर बाहर जाने की ख्वाहिश रखता है, या बहुत से लोग जा भी चुके हैं, क्या ये भी हमारी मईशत पे असरअंदाज हो रहे हैं? Certainly, I think you lose a certain quality of talent. बाहर लोग जो जाते हैं ये ज्यादातर तो वही जाते हैं जो स्किल्ड, मतलब जो स्किल्ड लेबर है, एटलीस्ट वो स्किल्ड लेबर है, या अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट्स। सो यू लूज टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग टू अ कंट्री, वेदर इट्स मिडल ईस्ट और द यूएस, कि आप यूरोप को एक सर्विस दे रहे हैं, पाकिस्तान में बैठने की बजाय वहां जाके दे रहे हैं, वो तनख्वाह लेके वो आप अपनी फैमिलीज को भेज रहे हैं। ये से व्हाट वन वुड लाइक इज कि यही सर्विस आप पाकिस्तान में बैठ के एक सर्विस इंडस्ट्री में दे रहे हो, या आप अपनी बाकी चीजों को इतना पैदावारी सलाहियत बेहतर कर दें उस चीज की कि आप वाकई ही एक सस्टेन्ड बेसिस पे 5 से 7% की ग्रोथ फ्रेमवर्क में चले जाएं। पॉवर्टी भी इसी से कम होगी, नौकरियां भी इसी से निकलेंगी, इनकम्स भी इसी से रेज होंगी। पाकिस्तान का जो ग्रोथ मॉडल है वो बेस्ड है डेट और कंजम्पशन पे। इसको तब्दील करके आपने लेकर जाना है किस चीज पे? इन्वेस्टमेंट और पैदावारी सलाहियत। एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत कमजोर है, सो आप 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर लेते हैं, 6-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, एक खसारा खड़ा हो जाता है। ये है रियल चीज। पाकिस्तान की फ्लैट एक्सपोर्ट्स, लो इन्वेस्टमेंट, स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी और हाई एनर्जी एंड गवर्नेंस कॉस्ट्स, दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, अगर सारे लोज एंड हाइज हमें पता है, सारे हमारे पास लूप होल्स भी हमें पता है कि यहाँ पे हमें चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो फिर रुकावट कहाँ पे है? हम इन्हें ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? So that's truly a good question, right? In the end, this is all about economic governance of Pakistan. एक तो बात ये कि हम स्टेट में बहुत सी चीजें ऐसी चलाने की कोशिश करते रहे हैं, PIA से लेकर एनर्जी तक, रेलवे से लेकर लॉजिस्टिक्स तक, कि हम ये सब चीजें समझते हैं कि किसी तरह स्टेट ने चलानी थी। बहुत पहले ये चीजें बिक जानी चाहिए थी, बैंकों की तरह, टेलीकॉम की तरह। हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट बना लेनी चाहिए थी। इसलिए एक तो सबसे बड़ी ये वजह है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान का इस पर जो हमारा मालियाती खसारा है, चूंकि इस वक्त वफाक बहुत खर्च कर रहा है, सूबों को देकर 60%, 40% बचता है, उसमें इंटरेस्ट देकर, डिफेंस संभाल कर, तनख्वाहें देकर कुछ भी नहीं बचता, बाकी सब कुछ बोरोड चीजों पे चलता है। सो इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको सरकार में रखते हुए भी बेहतर नहीं होने दिया। एसओई की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, डीरेगुलेशन करनी थी मुल्क में, जो 90 की दिहाई में ईस्ट एशिया ने भी की, इंडिया ने भी की, चाइना ने भी की। इन्हीं की कबाहतें रिमूव करें टू डू बिजनेस, हम वो भी नहीं कर सके। हम डिजिटलाइजेशन में भी पीछे हैं, हम तो पॉइंट ऑफ सेल्स नहीं लगा पाते, और जबकि आपको पता है कि रिटेल भी, होलसेल भी, प्रॉपर्टी भी, ये सब एक तरह से, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी आप नहीं निफाज करते। सो आप बहुत अच्छी एंकर हैं, हम आपको सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 38.5% पे रखे हुए हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर स्टॉपिंग पाकिस्तान। बट ये होता क्यों नहीं है? देखिए, ये होता इसलिए नहीं है कि टू डू दिस पाकिस्तान या कंट्रीज व्हिच आर इन द डेवलपमेंट फेज टेंड टू रिलाई ऑन मल्टीलैटरल्स या आउटसाइड एडवाइस कि समहाउ कोई आकर ये कर देगा। ये कोई आकर नहीं करेगा। ईस्ट एशिया में उनके अपने इकोनॉमिस्ट्स ने, इंडिया में मनमोहन सिंह और उसकी टीम ने, जनरल पार्क साउथ कोरिया में उनकी टीम ने, महातीर और उसकी टीम ने, ये सब जो रिफॉर्म्स हुए हैं, ये वो टीमें थी जो इन ममालिक में ही थी, कॉन्टेक्स्ट को समझती थी, और 10-10, 15-15 साल कंटिन्यूअसली उन्होंने ये काम किए हैं। पाकिस्तान वहां खड़ा है जहां 90 की दिहाई में ये मुल्क खड़े थे। बिल्कुल ऐसे। अब मौका। डॉक्टर साहब, आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये सवाल भी ज़रूर करना चाहूँगी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमने देखा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या फ्रीलांसिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और उसकी वजह से मईशत खासी स्ट्रॉन्ग हुई है। पाकिस्तान में भी गो कि अब ये हो रहा है, लेकिन सर क्या अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लें तो हम मईशत को बेहतर कर सकते हैं, या कोई रोल प्ले कर सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग? देखिए, ये
ट्रूली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान में 40,000 ग्रेड्स निकलते हैं ऑफ आईटी और ITES। उसमें से अगर आप वाकई एस्टिमेट करें तो जो इस वक्त लोग इसका फ्रेमवर्क देखते हैं एजुकेशन का, वो कहते हैं कि 10,000 ऐसा है जो एम्प्लॉयबल है, बाकी नीड एन अपग्रेड। सो एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस 30,000 को कैसे अपग्रेड करें कि ये जो $3.5 अरब की एक्सपोर्ट है, इसको हम 5, 6, 7 अरब डॉलर पे अगले 3 से 5 साल में ले जाएं। मैं कोई ऐसे फिगर नहीं देना चाहता which don't even sound realistic, but this is realistic। दूसरी बात ये कि उनके कुछ टैक्स के मसाइल हैं, आपको वो टैक्स के मसाइल हल करने पड़ेंगे ताकि वो प्रॉपरली अपनी इनकम वापस ला सकें, उसका 35% रख सकें जो वो इन्वेस्ट कर सकें। ओवरऑल टैक्स को नीचे लाना पड़ेगा। अभी भी हम कंपनीज को मिनिमम 39% यानी कि 29 + 10 39 प्लस 6-7 अदर वेलफेयर फंड्स में देना पड़ता है। 45% टैक्स ब्रैकेट में, इसको हर सूरत में फंड के साथ डिस्कस करके नीचे लाना पड़ेगा आपको। दूसरा, आपको जो इनकम और नॉन इनकम यानी कि इनकम एंड नॉन इनकम यानी कि सैलरीड पे टैक्स है, उसको भी नीचे लाना पड़ेगा। ये सब डूएबल्स हैं। यू नीड टू सिट विद द IMF, you need to convince them कि money is flowing out of Pakistan with high rates, with high regulatory frameworks. We need to set them right. ये मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए 78 साल में आप जंग जीत के आ रहे हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, US के साथ 19% लो टैरिफ है, मिडल ईस्ट में इस वक्त अगर आप देखें तो KSA के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज अच्छे हैं, CPEC 2 की बातें होती हैं। अब यार अपना घर ये दुरुस्तगियां कर लें। और इम्पोर्टेंट बात ये है, मैंने क्लियरली कहना शुरू कर दिया, योर टाइम विंडो इज 2 years एंड द रीजन इज कि 2 years में योर अच्छा सर, 2 साल की आप बात कर रहे हैं, एक तो आखिर में मैं आपसे अहम मौशी इस्लाहात जानना चाहूंगी और उसके साथ साथ कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पे आपको लगता है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है? कुछ 2-3 जो आप समझते हैं। IT, ठीक है। नंबर 1 IT एंड ITES, अपने बाकी 30,000 ग्रेड्स को ठीक करें, बूट कैंप्स लगाएं। आपको अब बहुत लंबी तालीम की जरूरत नहीं है, बिकॉज AI और ये ट्रेनिंग इज कोडिंग डिकोड, सो वो करें। नंबर 2, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट आज भी है 33% की, उसकी पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए। और तीसरी जो चीज है ना, जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, स्मीडा को ठीक करें कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाएं, विमेन एम्पावरमेंट करें, क्योंकि जो विमेन काम करेंगी 23% लेबर फोर्स का पार्ट, ये आपको एक इम्पेटस भी दे देगा और थोड़ी सी एक्सपोर्ट बास्केट भी बनाना शुरू कर देगा। ठीक है सर, मौशी इस्लाहात जो आपको लगता है बहुत नागुज़ीर हैं, ये जो 2 साल आपने बताए हैं, इंपॉर्टेंट 2 साल, आपने सेक्टर्स तो बता दिए, मौशी इस्लाहात बस बता दीजिए शॉर्टली। अपना जो टैक्स का ब्रैकेट है उसको सर्टेनली जो है रिव्यू कर लें और फौरी तौर पे IMF से डिस्कस करके उसको नीचे ले आएं। मुल्क को हेवीली एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट चाहिए और इसकी ये सोच ना रखें जिस तरह की अभी तक हमने रखी है, जिसका मतलब ये है कि हम ये सोच रखते हैं कि सरकार ही चलाएगी, सरकार ही बेचेगी, सरकार ही तयन करेगी। इस चीज से निकल जाएं और इसको आपस में कंपीट करने दें। तीसरी चीज, फेडरल गवर्नमेंट की जो फिस्कल फ्रेमवर्क है उसको ठीक करने के लिए एक्सपेंडिचर की जो कटिंग है वो बहुत ज्यादा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किए हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।